स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस किशोरावस्था की ओर, इसका पार्ट 2 देखेंगे आज। ठीक है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आधा किए थे कुछ बहुत, तो उसको देख लेते हैं एक बार फिर से, है ना। पार्ट 1 में क्या क्या देखे थे। तो किशोरावस्था में देखे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। किशोरावस्था देखे थे पहले। किशोरावस्था क्या है? तो ऐसा अवस्था, जीवन काल की वह अवधि जिसमें जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आ जाता है ना, जनन की क्षमता विकसित हो जाती है, तो उसको किशोरावस्था कहते हैं। ये देखे थे। यौनारंभ में क्या देखे थे कि यौनारंभ लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में शुरुआत हो जाता है। ठीक है, और 18 से 19 वर्ष तक। 18 से 19 वर्ष का जो एज होता है, जीवन काल की इस अवधि, यानी कि यौनारंभ जो होता है, यानी 12 से 19 साल, 18-19 साल तक का जो एज होता है उसको टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, और मानव जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्था होती है। जैसे 0 से 5 को शैशवावस्था, 6 से 10 को बाल्यावस्था, 11 से 19 को किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद युवावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद फिर उसका अवस्था समझ में आता है होगा। तो ये सब पहले देखे थे, है ना। इसे एक बार थोड़ा सा रिविजन कर दे रही स्पीड से। देखिए, यौनारंभ में होने वाली परिवर्तन देखे थे। क्या क्या परिवर्तन होता है यौनारंभ में? तो लंबाई में वृद्धि होता है। ठीक है, और क्या होता है? हाँ, लंबाई में वृद्धि में हमारा शरीर का जो अलग अलग अंग होता है वो अलग अलग वृद्धि करता है, सब एक ही टाइप की वृद्धि नहीं करता है ना। तो लंबाई में वृद्धि होता है उस समय। शारीरिक आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, शरीर का आकार बदलता है। स्वर चेंज होता है, यानी आवाज़ बदलता है ना। और उसके बाद देखे थे तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता, यानी श्वेत या तेल ग्रंथि में वृद्धि होता है। जनन अंग जो है परिपक्व होता है, ये भी देख लिए थे। मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता, यानी ये सब भी बढ़ता है, मानसिक, बौद्धिक और गौण लैंगिक लक्षण देखे थे। गौण लैंगिक लक्षण किसको कहते हैं? तो ऐसा लक्षण जिसमें लड़का और लड़की, युवावस्था में लड़कियों का स्तन में विकास होना और लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पता चल जाता है लड़का लड़की अलग अलग हो जाते हैं दोनों, तो इसको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में स्तनों का विकसित होना। उसके बाद हार्मोन देखे थे, है ना। हार्मोन, स्त्री में जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और पुरुष में जो हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और लड़कियों में जो हार्मोन होता है उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये हार्मोन हो गया था, जनन काल की अवधि हो गया था। ऋतुस्राव भी देख लिए थे। ऋतुस्राव क्या है? तो जब अंडाणु, स्त्रियों का अंडाणु जब निषेचित ना हो, निषेचन नहीं हो पाता है, तो गर्भाशय की दीवार में जो अंडाणु होता है और गर्भाशय की दीवार जो मोटा हो जाता है वो टूट करके और रुधिर के रूप में, ब्लड के रूप में जब शरीर से बाहर आता है उसी को ऋतुस्राव कहते हैं। तो ये देख लिए थे। जब फर्स्ट टाइम होता है उसको रजोदर्शन, और जो लास्ट होता है उसको रजोनिवृत्ति। ये सब हो गया था ना। आज देखेंगे संतति का लिंग निर्धारण, लड़की अथवा लड़का, यानी संतति का जो लिंग निर्धारण, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है, यानी वो लड़का होगा कि लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है। उसका लिंग निर्धारण, यानी लड़का होगा कि लड़की, वो कैसे ये होता है। ठीक है, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण का संदेश होता है। तो देखिए, जो अंडाणु, निषेचित अंडाणु है, उससे जो शिशु जन्म लेता है उसी में पता चल जाता है कि वो स्त्री
यानी लड़का होगा या लड़की। आप गुणसूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। सभी मनुष्य में कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये लड़का और लड़की का खेल क्या है, कब लड़का होता है कब लड़की होती है। तो देखिए उसको समझिए। गुणसूत्र केंद्रक का कोशिका का केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। ये कोशिका वाला चैप्टर में देखे थे। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मानव में, है ना। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। जिसमें से 22 जोड़ी जो रहता है ना, 22 जोड़ी रहता है कायिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी रहता है कायिक गुणसूत्र। अब ये कायिक गुणसूत्र क्या है, तो 22 जोड़ी ऐसा गुणसूत्र रहता है जिससे शरीर का निर्माण होता है, मतलब शरीर के सारा अंग निर्माण होता है। कायिक मतलब काया है ना, शरीर। तो शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक विकास कैसा होगा, तो वो डिपेंड करता है वो 22 जोड़ी जो है गुणसूत्र उसमें, ठीक है। और एक जोड़ी ऐसा गुणसूत्र रहता है, एक जोड़ा जो कि लिंग निर्धारण करता है कि वो लड़का होगा कि लड़की। वो लिंग निर्धारण एक जोड़ी गुणसूत्र करता है, ठीक है। बाकी 22 उसका शरीर का निर्माण। अब बात समझ में। तो एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है वो लड़का लड़की का लिंग निर्धारण करता है। तो यह एक जोड़ी गुणसूत्र या तो XX रहता है, XX या XY, ठीक है। या तो XX कहते हैं उसको या XY, ठीक है। एक जोड़ा जो आया, एक जोड़ा जो बच गया 22 तो कायिक गुणसूत्र होता है। एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है। तो जो गुणसूत्र है वो XX हो सकता है या XY, है ना। अभी XY समझते हैं क्या है। तो देखिए स्त्रियों में अंडाणु समान गुणसूत्र X वाले होते हैं, जबकि पुरुष शुक्राणु का लिंग X तथा Y होते हैं। जन्म की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन यानी निषेचन के फलस्वरूप एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है। तो देखिए वो जो गुणसूत्र रहता है, गुणसूत्र में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो स्त्रियों में एक समान होता है। स्त्रियों में एक समान यानी सिर्फ स्त्री में X होता है ना, और पुरुष में होता है X और Y दोनों, ठीक है। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में मादा गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु बनाता है। 2 गुणसूत्र XX मिलता है तो मादा शिशु बनता है, ठीक है, यानी लड़की। तो देखिए X जो होता है लड़की में होता है, लड़की में क्या होता है खाली X, और XY किस में होता है लड़का में। यानी बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा वो पूरी डिपेंड करता है पुरुष पर, पुरुष गुणसूत्र पर, है ना। क्योंकि इसका XY दोनों होता है, लड़की में सिर्फ X होता है। तो अगर शुक्राणु का यानी लड़का का X मिल गया उसके साथ, लड़की में X पाया जाता है, लड़का का X मिल गया तो XX से लड़की होती है यानी मादा शिशु के रूप विकसित होती है, ठीक है। XX में लड़की विकसित होती है, मादा शिशु विकसित होती है। और यही अगर लड़का का पुरुष का Y गुणसूत्र महिला में तो X ही रहेगा तो उससे X से मिलेगा तो YX यानी XY, तो XY से लड़का बनता है, ठीक है, लड़का। अब समझ में। तो XX मिले XX मिले तो लड़की और XY मिले तो लड़का, याद रखिएगा, है ना। XX मिले तो लड़की और XY मिले तो लड़का। और ये किस में डिपेंड करता है तो पुरुष में, क्योंकि पुरुष के ही गुणसूत्र में X और Y दोनों रहता है, स्त्री में सिर्फ X होता है, ठीक है। यानी कि लड़का होगा बच्चा कि लड़की वो पूरी पुरुष पे डिपेंड करता है। पुरुष का अगर X मिल गया उससे तो लड़की हुआ, और पुरुष का Y गुणसूत्र उससे मिल गया तो लड़का हुआ, ठीक। तो ये एक धारणा है खास करके देहात में कि जो बच्चियां होती है उनका लिंग निर्धारण लड़की द्वारा होता है, माँ द्वारा होता है, उसके माँ द्वारा। तो ये सरासर क्या है गलत है ना। बच्चे का लिंग निर्धारण यानी बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा वो माँ पर नहीं बाप पर डिपेंड करता है,
ठीक है, पिता पर डिपेंड करता है, पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है कि वो जो बच्चा है वो नर शिशु होगा या मादा शिशु। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त भी कुछ हार्मोन होता है। ठीक है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त भी कुछ हार्मोन होता है। वो कौन सा हार्मोन? देखिए, पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एंड्रिलिन जैसी कुछ अन्य अंतस्रावी ग्रंथि है, अलग अलग कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में सिर्फ जनन हार्मोन नहीं, और भी बहुत सारा हार्मोन है ना, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जिसके कारण देखिए ये जो वॉइस बॉक्स यहाँ वाला जो कहते हैं, ठीक है, आवाज़ जैसे निकलता है, तो वो थायराइड ग्रंथि के कारण किसी किसी का बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि में भी हार्मोन उत्पन्न होता है ना, तो इसको याद रखिएगा। एक एंड्रिलिन होता है, एक अग्नाशय होता है ना। अग्नाशय में भी एक हार्मोन होता है इंसुलिन। अग्नाशय का हार्मोन कौन है? इंसुलिन, है ना। इंसुलिन, इंसुलिन जो है अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन होता है ना, और इंसुलिन हार्मोन का ज़्यादा बढ़ जाने से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह, यानी जिसको शुगर कहते हैं। ठीक है, शुगर किससे होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से। उसके बाद अंडाशय स्त्री में, है ना, और मादा में, स्त्री में और पुरुष में शुक्राणु, ये सब ग्रंथि है, यह पीयूष का चीज़ है, तो हार्मोन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं किशोर अवस्था में जननात्मक स्वास्थ्य। देखिए, केवल मनुष्य में सिर्फ शारीरिक रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य में खाली शरीर में कोई बीमारी नहीं हो रही इसका मतलब थोड़ी कि वो बहुत स्वास्थ्य है ना, ऐसा नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता में संतुलन आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर तो स्वस्थ होना ये जरूरी है, लेकिन मानसिकता भी सही होनी चाहिए और सामाजिक कुशलता भी होनी चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति में उपरोक्त संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आप उसको संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी साफ सफाई, ये सबको नियमित पालन करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए ना। साथ ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम की भी ज़रूरत है, एक्सरसाइज भी आवश्यक है। किशोर अवस्था में जब शरीर वृद्धि होती है तो उपरोक्त बातों को और भी अधिक आवश्यक हो जाती है ना। तो जब शारीरिक विकास होता है किशोर अवस्था में, उस समय खास करके इन सभी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। संतुलित आहार लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, साफ सफाई, है ना, और शारीरिक व्यायाम, ये सब, क्योंकि उस समय क्या होता है शरीर जो है तेज़ी से ग्रो करता है और शरीर में अलग अलग अंग विकसित होते हैं, नए नए अंग विकसित होते हैं, अंग नहीं मतलब नए नए हार्मोन निकलते हैं। तो उस सब कारणों से, इन सभी कारणों से जनन परिपक्व आता है। तो इसलिए संतुलित आहार और सब कुछ अच्छा होना उस समय ज़रूरी है ना। थोड़ा सा भी उस समय अगर ढील ढाल किए शरीर को तो बीमार पड़ सकते हैं या कमज़ोर पड़ सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस समय किशोर अवस्था में ये सब को खास करके ध्यान देना है। ठीक है, किशोर अवस्था ऊर्जा की चरम अवस्था होती है ना। किशोर अवस्था जो है उस समय एकदम ऊर्जा पूरा भरपूर होता है, ऊर्जा की चरम आवश्यकता। इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रख कर कार्य करता जाए तो वह अपनी ज़िंदगी की हर ऊंचाई को छूने में सफल हो जाता है। तो देखिए, किशोर अवस्था ही एक ऐसा अवस्था है जिसमें जो है उसका जो ऊर्जा है, किशोर अवस्था में ऊर्जा एकदम पूरा चरम सीमा में, बहुत हाई ऊर्जा रहता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा उस समय रहता है। अगर उस समय अपना ज़िंदगी को संतुलित करके और कुछ कार्य करे, कुछ बेहतर करना चाहे अपनी ज़िंदगी में, पढ़ लिख के या कुछ भी बेहतर करना चाहे तो वो बेहतर कर सकता है और अपनी आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छी मुकाम में पहुंच सकता है, अगर किशोर अवस्था में वो संभल के सही काम कर ले तो। ठीक है, अपने आप को संतुलित रखकर, क्योंकि किशोर अवस्था ये बर्बादी का भी समय और यही है ज़िंदगी संवारने का भी समय।
अगर सही काम करोगे तो संवर जाएगा ज़िंदगी, है ना, और वही गलत में उतर गए तो बर्बाद हो जाओगे। तो संतुलित रख के अपने आप को इस समय क्या करना चाहिए, अच्छे से अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि ज़िंदगी में कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंच पाए। अवस्था की पोषक आवश्यकता है, क्या क्या पोषक तत्व की जरूरत है उस समय। किशोरावस्था तेजी से वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता। उस समय क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी विकास होता है ना। इस अवस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की निरंतर आवश्यकता होती है। निम्न सारणी पर चर्चा कीजिए और पता लगाइए किस प्रकार का आहार शारीरिक विकास के लिए प्रभावित करते हैं। देखिए उस समय क्या होता है किशोरावस्था में, एक तो शरीर तो ग्रोथ कर ही रहा है, मानसिक भी, बुद्धि सब कुछ विकास करता है उस समय, है ना। सोचने समझने का शक्ति बढ़ता है। तो इसीलिए क्या चाहिए उस समय, संतुलित आहार, भोजन अच्छा करना जरूरी है ना। तब जाकर के सही विकास शरीर का होगा और सोच समझ सही विकसित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ टेबल में खाने का चीज़ पोषक तत्व दिया हुआ है, इसका पालन करनी चाहिए। देखिए शक्ति देने वाला आहार यहाँ पे लिखा हुआ है, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ और इनसे तैयार पदार्थ जैसे सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, सभी अनाज, आलू, शकंदर, कंद, चीनी, गुड़, शहद, मधु। तो ये सब क्या है, शक्ति प्रदान करने वाले भोजन है, आहार है। तो इन सभी आहार को ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला आहार कौन कौन है, दाल, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, पनीर, दूध से बनी वस्तु जैसे खोआ, आइसक्रीम, ये सब। फिर अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, ये सब क्या है, शरीर को वृद्धि विकास करने के लिए, वृद्धि और विकास, तो ये सब भी लेनी चाहिए आहार। बीमारियों से सुरक्षा देने वाला आहार, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जी और फल, ये बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए किशोरावस्था में खास करके, क्योंकि उस समय अगर शरीर को सही कर लिए तो ज़िंदगी भर शरीर सही रहेगा। उस समय गड़बड़ हो गया शरीर का तो फिर ज़िंदगी भर भरपाई नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए खासा ख्याल उस समय रखनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए किशोर अवस्था ही एक ऐसा अवस्था है जिसमें शरीर को भी सही रखिएगा तो ज़िंदगी भर समझिए संतुलित रहिएगा, सही रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और वही अवस्था है कि लोग गलत चीज़ों में आदी हो जाते हैं, है ना, नशीली चीज़ लेना, तंबाकू, गुटखा लेना, और उनसे क्या होता है, उनका शरीर खराब हो जाता है और हमेशा उसका जो है हमेशा के लिए संतुलित, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है और सोच समझ के अच्छे कदम, अच्छे चीज़ों में अपना टाइम को लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो तो क्या होता है, लौह तत्व की अगर कमी आ गई भोजन में तो भोजन में लौह तत्व की कमी से कमज़ोरी का आभास होता है। लौह तत्व यानी आयरन की कमी अगर शरीर में हो गया तो क्या होगा, कमजोरी होगा, है ना। इससे एनीमिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, एनीमिया, है ना। लौह तत्व रक्त का निर्माण करता है और ये आयरन जो है ना वही खून का निर्माण करता है। इसलिए किशोर अवस्था में लौह युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा आदि का सेवन अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें तो आपका ब्लड कम पड़ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा सा एनीमिया बीमारी जो अभी देखिए कहाँ, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एनीमिया भोजन में लौह तत्व अवशोषण की कमी से एनीमिया होता है। तो लौह तत्व अगर भोजन में कम हुआ तो यानी आयरन की कमी हुई तो एनीमिया। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। सामान्यतः यह रोग पुरुष के रक्त में 14 से 70 ग्राम प्रति डेसीलीटर एवं स्त्री रक्त में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन आने पर होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का कितना होना चाहिए, पुरुष में 14 से 17 प्रति ग्राम डेसीलीटर और स्त्री में 12 से 15 होने चाहिए। इससे कम हुआ हीमोग्लोबिन तो समझिए बीमारी आ गया। ठीक है, आपके विद्यालय में आयरन की गोली खिलाई जाती है जो एनीमिया से बचाव के लिए। तो विद्यालय, स्कूल सब में आयरन की गोली सरकार द्वारा बीच बीच में दिया जाता है, तो वो वही आयरन की खिलाया जाता है एनीमिया रोग से बचने के लिए, है ना। तो उसको खानी चाहिए। हमें नियमित रूप से स्नान एवं त्वचा की सफाई, नाखून काटना, शौच संबंधी सफाई, मुंह एवं दांत की सफाई, नाक व कान की सफाई तथा आंतरिक वस्त्रों
एवं अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणुओं से संक्रमित होने की खतरा रहता है। तो इस समय देखिए बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, शारीरिक, मानसिक और सभी खान पान में भी, है ना, साफ सफाई में, है ना, नाखून काटना, शौच संबंधी सफाई, मुंह दांत की सफाई, नाक कान, है ना, आंतरिक वस्त्रों की सफाई, ताकि जीवाणु जो हानिकारक बैक्टीरिया हो वो ना उत्पन्न हो और बीमार ना पड़े। नशीली दवाओं का निषेध है। देखिए इसी उम्र में नशीली दवा का आदत लगता है, ठीक है। किशोर अवस्था व्यक्ति के शरीर एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग, नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनावमुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यही एक अवस्था है जिसमें लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं दोस्त यार के चक्कर में, कि जैसे तनाव मुक्त, किसी चीज़ का तनाव होने लगता है तो कोई कहता है तनाव मुक्त होने के लिए जैसे पी के रहो टंग तो तनाव मुक्त, है ना। तो इन सब बातों को ना कहे, है ना, हरगिज वे सब काम ना करे जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी जाए। तो देखिए जब तक डॉक्टर दवा ना दे, कुछ हुआ तो डॉक्टर पास जाइए, डॉक्टर दवा दे, ठीक है। अदरवाइज बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो दवा है, जैसे डॉक्टर ने बीमारी को उसका इलाज के लिए जिस दवा को निकाला, ये वही दवा को आज नशे के रूप में, ड्रग्स के रूप में, है ना, ड्रग्स मतलब ही क्या दवा होता है, लेकिन ड्रग्स कहिएगा तो फिर समझेगा ये ड्रग्स लेता है, तो ड्रग्स मतलब दवाई होता है, तो दवाई तो सभी लेता है बीमार पड़ने पर, है ना। लेकिन जो अच्छा में दवाई लेता है, तो वो लोग ड्रग्स खाने से लगता है ये ड्रग्स लेता है ना। तो ड्रग का सेवन एक बार कर लेते तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। नशीली पदार्थ ऐसा चीज़ है जिसको एक बार ले लिए तो बार बार मन करता है ना, बार बार मन करेगा, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। तो देखिए कुछ समय ये जो किशोर अवस्था है, कुछ समय के लिए ठीक लगेगा दोस्त यार के साथ, उसके बाद देखिए कितना दिन दोस्त यार, उसके बाद आपका ज़िंदगी समझिए तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। स्वास्थ्य खत्म, आपका शरीर का खुशी खत्म, है ना। जिधर जाओगे उधर से डांट सुनोगे, उधर से कोई वैल्यू नहीं, है ना। यानी कोई इंसान भी वैल्यू नहीं देगा, आपका शरीर भी आपको वैल्यू नहीं देगा, आपका शरीर भी आपसे छीनता हुआ नजर आएगा, ख़त्म होता हुआ नजर आएगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, यानी आपका ज़िंदगी समझिए बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये सब नशीली दवाओं से हमेशा दूर रहनी चाहिए, है ना। और जो ऐसा करता है उससे भी दूर रहिए ना। एक बार लत लग गया ना तो फिर पीछा नहीं छोड़ेगा ये। अच्छा, एड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपने एड्स के विषय में जरूर सुना होगा। ये HIV नामक खतरनाक विषाणु से होता है, ठीक है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सिरिंजों द्वारा होता है। तो ड्रग यानी दवा के लिए जो सिरिंज होता है उससे भी हो जाता है, उससे भी हो, सिरिंज द्वारा भी HIV एड्स का जो जीवाणु है, विषाणु है, वायरस, वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है, ठीक है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से, जैसे पीड़ित रोगी के मां का दूध द्वारा उसके शिशु में पहुंच सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने से भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। अतः अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो HIV से भी सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा ना। जीवन कीमती है, इसे एड्स से बचाना है। एड्स का विषाणु, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में फैल सकता है, जैसे सिरिंज से फैल सकता है, या कोई चीज़ जो उपयोग कर रहा है वो फिर अगर स्वास्थ्य व्यक्ति उपयोग किया तो उससे फैल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी से रहनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा सा किशोर अवस्था में गर्भधारण की समस्या। हमारे देश में विवाह का कानून के अंतर्गत शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 28 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। किशोर अवस्था में लड़कियों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होता है। किशोर अवस्था जो होता है वो लड़कियों को खास करके शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व यानी माँ बनने के लायक वो नहीं हो पाती है, उसका शरीर भी उस लायक मतलब मानसिक भी, है ना। साथ ही इससे कई स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी उत्पन्न होती है।
इससे किशोरियों में की पढ़ाई भी प्रभावित होती है ना, अगर तुरंत शादी कर दे तो पढ़ाई भी खत्म, उसका बर्बाद हुआ। और चूँकि उस समय माँ बनने के लायक भी नहीं है, और उस समय अगर माँ बन गया तो उसका स्वास्थ्य भी खराब है ना, और उसका मानसिकता भी उस रूप में नहीं है कि अपने बच्चों का पालन कर सके, तो उनका बच्चे का भविष्य भी खराब। तो देखिए कहने का मतलब, अगर कम उम्र में शादी करते हैं लड़की का, तो लड़की तो बर्बाद हो रही है, साथ साथ उसका पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कम से कम 18 से ऊपर है ना, 18 कानून है लेकिन 18 में भी उस लायक नहीं होती है, कम से कम समझिए तो 18 से 19-20 हो जाए तभी करनी चाहिए, है ना, ताकि वो उस लायक हो जाए कि एक परिवार को संभाल पाए, है ना। तो इसलिए झारखंड में इसकी जागरूकता हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है ना, झारखंड में नहीं पूरा इंडिया में। इसके तहत कम उनकी बच्चों की शादी को हतोत्साहित यानी ना करने का और उसे आगे पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, ताकि लोग समझे और बेटियों को जल्दी शादी करके ना भेजें और उनको पढ़ाएं, है ना। देखिए आगे थोड़ा सा, अब ख़त्म चैप्टर हो गया ना, यहाँ पे समाप्त हुआ। देख लेते हैं अब क्या क्या इस चैप्टर में पढ़े थे, एक बार एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या किशोरावस्था की ओर नाम है, चैप्टर का ही नाम था। तो किशोरावस्था किसको कहते हैं, तो 10 से 19 वर्ष, है ना, जब शरीर में ऐसा परिवर्तन हो जिसके फलस्वरूप जन्म परिपक्वता है, जन्म की क्षमता है, तो उसको किशोरावस्था कहते हैं। किशोरी और किशोरियों में यौनारंभ के दौरान कई तरह के शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन आते हैं, जिससे हार्मोन की अहम भूमिका होती है जिसमें, है ना। तो किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर और किशोरी यानी लड़का लड़की दोनों में शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक, भावनात्मक सभी तरह का विकास होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है और इस परिवर्तन को करता कौन है, हार्मोन, है ना। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, शरीर के अंदर जो ग्रंथि है उसके द्वारा हार्मोन श्रवण होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन शारीरिक वृद्धि तथा अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करना है। तो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन होता है रिलीज होता है, वो क्या करता है, वृद्धि करता है ना, वृद्धि हार्मोन है वो, शारीरिक वृद्धि। और अन्य जो ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलता है उस पर वो भी कंट्रोल करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी सबका ही मास्टर है। विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन देखिए, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन, थायराइड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन और एंड्रेलिन द्वारा एंड्रेलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, ठीक है। बता दें कि पीयूष ग्रंथि एवं स्वयं हार्मोन स्रावित करने के लिए साथ साथ वृषण, अंडाशय, थायराइड एवं एंड्रेलिन की हार्मोन स्रावित करने के उद्दीपित करता है, यानी खुद ये पीयूष ग्रंथि खुद तो हार्मोन छोड़ता है, उसके साथ साथ अग्नाशय जो इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, एंड्रेलिन हार्मोन छोड़ता है, तो इस पर जो हार्मोन छोड़ता है वो भी उस पर भी काम करता है पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि उसको हार्मोन छोड़ने के लिए उद्दीपित यानी उसको उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन देखे थे नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन है मादा हार्मोन। और शिशु का लिंग निर्धारण देखे थे XX और XY गुणसूत्र होता है ना, जिसमें मादा में XX पाया जाता है और नर में XY, है ना। और XX मिलता है तो लड़की और XY मिले तो मादा उत्पन्न होती है। हाँ, किशोर अवस्था में संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है। तो इतना देखिए इस चैप्टर में, है ना। तो चलिए चैप्टर समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर PDF में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, और थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा उसको। इसमें भी जो पता है उसमें भी बीच बीच में किसी का नोट चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले करके उसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताने की कोशिश की है बुक से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।